हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हम आपको टॉपिक कराने वाले हैं वो 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसकी पिछली 2 वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए। जो भी इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बता दिया। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है कोलाइडी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, केवल मेन बातें जो है इसकी बता देता हूं। पहला, खाद्य पदार्थों में बहुत सारी कोलाइडी वस्तु, कोलाइडी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मिक्सचर होता है किस तरह का, वो हमने कोलाइड में पढ़ ही लिया था उसके डेफिनेशन में। तो खाद्य पदार्थ में अधिकतर कोलाइडी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, औषधियों में। तीसरा, उद्योगों में। चौथा, जल शोधन में। पांचवा, धुएं में से कोयले के छोटे छोटे कणों को दूर करने में। छठा, कपड़ों को साफ करने में। सातवां, प्रकृति में आदि। प्रकृति में सारा मिक्स है तो उसमें कोलाइडी के अनुप्रयोग भी होते हैं। नेक्स्ट, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। पृथक्करण के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्न प्रकार है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूध से क्रीम को पृथक करना। अगर आपने कभी तो डेयरी में जाकर देखा है तो वहाँ पे उनके पास एक अपकेंद्रीय यंत्र होता है, एक मशीन होती है, उसमें दूध जो डाल दिया जाता है और उसे तेजी से घुमाते हैं। घुमाने से जो है क्रीम अलग हो जाता है और सेपरेटा जो है वो अलग हो जाता है। तो उसी का ही हम एक छोटा उदाहरण एक परखनली में करके देख रहे हैं। तो एक परखनली में थोड़ी मात्रा में फुल क्रीम युक्त दूध लेते हैं और इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रीय यंत्र में अपकेंद्रित करते हैं। दूध को मथने पर ऊपर जो है वो क्रीम की एक परत आ जाती है जिसे पृथक कर लिया जाता है। इसका कारण ये होता है कि दूध के कण जो हैं वो क्रीम से भारी होते हैं और क्रीम हल्का होने के कारण वो अलग हो जाता है, ऊपर आ जाता है, और दूध जो है वो नीचे रह जाता है। और डेयरी में ये दोनों जो है अलग अलग होल से निकल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना, जैसे अगर हम मिट्टी का तेल और जल को एक साथ मिला दें तो आप देखेंगे कि उनको हम बहुत तेजी से भी हिलाने के बाद मिक्स करने की कोशिश करें तो भी वे मिक्स नहीं होते। तो उन्हें अलग कैसे किया जाता है? मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालते हैं, कुछ देर तक इसे शांत छोड़ देते हैं। जब ये शांत छोड़ देंगे तो जल भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा और तेल जो है जल की अपेक्षा हल्का होने के कारण ऊपर रह जाता है। अधिकतर अगर आपने कभी देखा हो तो कुछ जादूगर लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का एक जादू करके दिखाते हैं कि आपके पास उनके पास एक कुछ बर्तन रहेगा, उसमें पहले से ही वो पेट्रोल डाल के रखते हैं और आपको दिखाएंगे कि देखो हमने पानी लिया और इसमें पानी डाल दिया। जैसे ही वो उसमें पानी डालते हैं वो पेट्रोल ऊपर आ जाता है और वो उसमें माचिस की तीली से आग लगा देते हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है तेल होने के कारण पानी से ऊपर आ जाएगा और तेल में आग लग जाती है और ऐसा लगता है, ऐसा वो शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि देखो मैंने जो है पानी में आग लगा दिया। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। जब जल तथा तेल की पृथक पृथक परत जो है वो तैयार हो जाने पर पृथक्करण कीप को नीचे से, देखो आपके पास चित्र बना हुआ है, इसमें नीचे जो है वो स्टॉप कार्क लगा हुआ है। जैसे ही आप स्टॉप कार्क खोल देंगे तो वहां से, क्योंकि तेल जो है वो ऊपर है और जल जो है वो नीचे है, तो जैसे ही आप उसे कार्क को खोल देंगे तो सबसे पहले वहां से जल निकल जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो तेल की मात्रा आने लगे आप उसे बंद कर देना। इस तरह से हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास
नेक्स्ट आता है हमारे पास भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भौतिक परिवर्तन की, यानी कि फिजिकल चेंज की। जब ऊर्जा द्वारा, उस ऊर्जा में ऊष्मा भी हो सकता है या विद्युत भी हो सकता है, जब ऊर्जा द्वारा पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है किंतु इसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब अगर हम उसमें ऊष्मा या विद्युत प्रवाहित करें और उसको कुछ चेंज करने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल तरह से कोई नया पदार्थ बन जाएगा, वो रहेगा वही पदार्थ, वो वही पदार्थ रहेगा, वो पदार्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, केवल उसका हो सकता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, जो कि वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। जैसे जल का बर्फ बनना, हमने पानी लिया, उसे फ्रीज कर दिया, यानी कि उसे हमने जमा दिया, बर्फ बन गया। फिर हमने बर्फ को खुले में छोड़ दिया, वो फिर जल बन गया, या जल का वाष्प बन गया, वाष्प को ठंडा करेंगे फिर जल बन जाएगा। यानी इस तरह से ऐसा नहीं हुआ कि उसका जो है बिल्कुल ही परिवर्तन ऐसा हो गया, कोई नया पदार्थ बन गया और वापस वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे चेंज को, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। जब ऊर्जा के द्वारा पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ऊर्जा का प्रयोग किया और प्रयोग करने से उसके गुणों में परिवर्तन हो गया, कुछ नई चीज बन गई, वापस वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे जब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कुछ इसके उदाहरण लिए हमने, जैसे ईंधन का जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना। यानी जैसे सपोज लकड़ी है, हमने लकड़ी को जला दिया, जलाने के बाद हमें हीटअप मिला, रोशनी मिली, वो राख बन गया। क्या आप उसे वापस लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते। यानी उसका बिल्कुल ही अवस्था परिवर्तन हो गया, कोई नई चीज बन गई जो वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। तो ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। अलमारी है, अलमारी क्या, कोई भी लोहे की चीज है और उस पर जंग लग गया, जंग लगने के बाद वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, वो स्थिति चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे रासायनिक परिवर्तन में आ गया। नेक्स्ट है कागज का जलकर राख होना। एक कागज है, आपने उसे जला दिया, जल के वो राख बन गया, तो एक तो उसकी जो है अवस्था परिवर्तन हो गया, बिल्कुल स्थिति बदल गई। राख को क्या वापस आप उस कागज में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो इस तरह के परिवर्तन जो हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब चलते हैं तत्व, एलिमेंट क्या है। रॉबर्ट बाउल ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने क्या कहा था, या तत्व की डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि आप उसे किसी भी तरह से अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते, जो है वो मूल रूप में ही रहेगा, वो तत्व कहलाता है। तत्व को हमने 3 भागों में बांट दिया, यानी कि ये नहीं तत्व के हमने टुकड़े कर दिए, उसकी क्वालिटी हो गई, 3 तरह के तत्व हो गए। जैसे पहला है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास धातु, यानी कि मेटल्स। पहले पढ़ते हैं हम धातु यानी कि मेटल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि धातुओं में गुण कौन कौन से, हमें कैसे पता लगेगा धातु है। तो सबसे पहली बात, धातुएं चमकीली होती है, यानी कि उनका अपना एक कलर होता है। ठीक है, वो शाइनिंग करते हैं। जैसे चांदी है, सफेद रंग का होता है, सोना है, पीले रंग का होता है। ठीक है, इस तरह से, यानी अपनी एक, उनका अपना एक विशेष कलर होगा, तो और वो चमकदार होती हैं। तो पहला पॉइंट हुआ, धातुएं चमकीली होती हैं। दूसरा, इन्हें टकराने पर एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे आप लोहे की रॉड लें और उसे टकराएं तो एक अलग से साउंड आएगा। ऐसे ही सॉरी, ऐसे ही आप चांदी की लें तो उससे भी, या आप एल्युमिनियम की लें, यानी किसी भी धातु की
कोई रॉड या कुछ भी ऐसे लें और उस पर टकराएं तो क्या होगा, एक मेटेलिक साउंड यानी कि एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न होगी। अगला, ये आघात वर्धीय होते हैं। आघात वर्धीय का मतलब होता है इनको पीट कर आप महीन चादरों में बदल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोने के या पीतल के या तांबे के या चांदी के जो आभूषण हैं या वैसे जो धातुएं हैं वो पतली चादर यानी आप लें और उसे पीटें तो फैल जाएगी यानी कि चादर का रूप ले लेंगी। अगला, ये तन्ने होते हैं। तन्ने होते हैं यानी कि इनके तार बनाए जा सकते हैं। तो इन सभी धातुओं के आपने तार देखे भी होंगे, इनके तार भी बन सकते हैं। अगला, ये ताप या विद्युत के सुचालक हैं। सुचालक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है विद्युत को प्रवाहित कर देते हैं। इसलिए जो तार होती हैं यानी कि आपने बिजली के तार जो देखे हैं उसमें तांबे के, लोहे के, एल्युमिनियम के ये जो है वो तारें इस्तेमाल की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर यही जो बातें मैंने बताई आपको, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता आदि। नेक्स्ट चलते हैं तो अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल और मेटल में बिल्कुल वही डिफरेंस हो गया, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। सबसे पहले जो है ये रंग तो होते हैं, इनमें विभिन्न रंग के पाए तो जाते हैं लेकिन चमकीली नहीं होती, शाइनिंग नहीं होगा इनमें। दूसरा, इन्हें टकराने पर जो वो मैंने ध्वनि की बात करी थी, धात्विक ध्वनि की, वो धात्विक ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये कहा था कि धातुएं जो है आघात वर्धनीय है यानी कि इन्हें पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं है। वो जो अगर आप उसे चादर के रूप में उसे पीटकर बनाना चाहेंगे तो टूट जाएगा। अगला पॉइंट था ये तन्ने होते हैं, तो ये तन्ने भी नहीं होते, इनके तारे नहीं बन सकती। तो ये तन्ने नहीं होती हैं यानी कि इनके तार नहीं बनाए जा सकते। और पांचवा पॉइंट है ताप और विद्युत के कुचालक हैं यानी कि अपने से होकर जो है ये विद्युत प्रवाहित नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कार्बन, गंधक, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि। तो एग्जाम में ये ऐसे आते हैं कि धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो आप धातु और अधातु दोनों को इस तरह से लिखें। मैंने इसलिए ही स्पेशली इनको पॉइंटों में बताया है आपको, जिससे कि आप उनकी जब कंपेयर करें, तुलना करें तो वो पॉइंट से करें। ठीक है, एक तरफ धातु एक तरफ अधातु लिखें और इधर 1 2 3 4 पॉइंट और इधर 1 2 3 4 पॉइंट लिख दें। अगला आता है हमारे पास उपधातु यानी कि मेटलॉइड। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें हम उपधातु कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ये बहुत ज्यादा खास उदाहरण है। अधिकतर एग्जाम में आता है कि 2 उपधातु के नाम बताइए, तो आप याद रखना सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये उपधातु है यानी कि जो धातु और अधातुओं के बीच के, यानी कुछ क्वालिटी धातु वाली मिलेगी, कुछ अधातु वाली मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यौगिक यानी कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक तत्वों के अगर हम उन्हें निश्चित अनुपात में, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, ये ध्यान रखेंगे निश्चित अनुपात में मिलाना है, से रासायनिक संयोग होने पर कोई भी अगर नया पदार्थ बनता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक के घटक तत्वों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मतलब जैसे सपोज आपने जल बनाना है, ठीक है, तो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया और उसे एक निश्चित अनुपात में मिलाया, यानी कि 2 भाग आपने हाइड्रोजन लिया, 1 भाग आपने ऑक्सीजन लिया और मिलाकर जल बना दिया। तो निश्चित अनुपात में मिलाना होगा। फिर आपने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया और मिलाकर अमोनिया बना दिया, तो ये भी निश्चित अनुपात में मिलता है। मिलने के बाद आप नया पदार्थ बनाते हैं और फिर रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही हम उन घटकों को, उन पार्ट्स को अलग कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो थियोरेटिकल पार्ट है, थियोरेटिकल पोर्शन है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की जो बुक के अंदर के क्वेश्चन हैं,
यानी बुक में जो 2-3 क्वेश्चन दिए रहते हैं वो हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में बता दिया है उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। समझ गए होंगे आप मेरी बात कि जैसे उसमें पहला क्वेश्चन तत्व की डेफिनेशन है, शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को नहीं लूंगा। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन हैं अब उनको लेते हैं। एनसीईआरटी का जो पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन हैं उनमें पहला क्वेश्चन हमारा है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे, तथा पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में हमें पता है 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। तो इसका तरीका है कि पेट्रोल जो है वे मिट्टी के तेल, पेट्रोल व मिट्टी के तेल का पृथक्करण जो है वो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, नाम नोट करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि, क्योंकि बहुत डीपली इसे अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो केवल इनकी बातें, इनकी मोटी मोटी बातें वो ध्यान रख लें कि पेट्रोल व मिट्टी के तेल का पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। दोनों के मिश्रण को प्रभाजी आसवन स्तंभ में ले जाते हैं, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा किया जाता है, वाष्प अपने अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है। ठीक है, इसको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मोटी मोटी बातें मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी। आगे अगली क्लास में इन चीजों का आपको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दीजिए। जैसे दही से मक्खन को कैसे पृथक किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा है समुद्री जल से नमक को, तीसरा नमक से कपूर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं दही से मक्खन। मैंने जैसे आपको दही से क्रीम निकालने का बताया था, बिल्कुल उसी तरह से है दही से मक्खन निकालने का। अब केंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। समुद्री जल से नमक को वाष्पीकरण द्वारा उसके जल को लेकर उसे वाष्पीकृत किया जाता है, तो पानी जो है वो उड़ जाता है और नमक रह जाता है। ऐसे ही नमक से कपूर जो है वो ऊर्ध्वाधन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। कपूर जो है ऊर्ध्वपातित हो जाता है, उड़ जाता है और नमक रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि से केवल ठोस पदार्थ में से जो अशुद्धियां होती है उन्हें निकाला जाता है, क्रिस्टल बना लिए जाते हैं और उससे जो है उसकी अशुद्धि अलग हो जाती है। अब सबसे ज्यादा खास क्वेश्चन आता है ये वाला कि निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। यानी कि आप एक एक बात पढ़ें और बताएं कि वो भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। मैंने आपको अभी इसकी डेफिनेशन बता दी थी। जैसे सबसे पहले है पेड़ों को काटना। अब पेड़ों को कटने से अगर पेड़ आप काट दोगे, जो गिरा पड़ा रहेगा, कटा हुआ भाग होगा, वो पेड़ ही तो होगा। या कटने के बाद कुछ और बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं बनता। तो इसका मतलब है वो पेड़ का ही हिस्सा है। तो इसलिए ये हो गया भौतिक परिवर्तन। मैंने आपको बताया था रासायनिक परिवर्तन वो है जिसमें वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। अब मक्खन पिघलने के बाद वो मक्खन ही तो रहेगा, तो इसलिए क्या बना वो भौतिक परिवर्तन। फिर आता है अलमारी में जंग लगना। अभी मैंने आपको बताया था कि अलमारी में जंग लगने के बाद उसका डैमेज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब आप कहेंगे जंग लग गया तो खत्म थोड़ा ही हो जाएगा। जंग लगने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा जंग लगा। जंग लगने का मतलब वो प्रोसेस चलता रहा तो धीरे धीरे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम जो है लोहे की जितनी भी चीजें हैं जो बाहर जो है नमी और पानी के और धूप के संपर्क में आता है, उस पर हम जो है पहले प्राइमर उसके बाद पेंट कर देते हैं। फिर आता है जल का उबलकर वाष्प बनना। तो जल उबलकर वाष्प बनेगा, वाष्प ठंडा होने के बाद फिर जल बन जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटन होना। यानी कि जब जल में हम ये प्रवाहित कर देंगे तो ये घटकों में विभाजित हो जाएगा। हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो जल से तो उसकी बात ही खत्म हो गई। तो इसका मतलब है ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है जल में साधारण नमक का घुलना। अब जल में साधारण नमक को घोल दोगे तो नमक तो उसके अंदर ही रहेगा। अगर मुझे नमक निकालना पड़ा, मैं चाहूं कि उसमें नमक अलग कर सकूं, तो मुझे क्या करना होगा? उसका वाष्पीकरण करना होगा। तो इसका मतलब ये भी भौतिक परिवर्तन है। फलों से
सलाद बनना, फल को काट के जब आप सलाद बनाओगे तो सीधी सी बात है, केला कटने के बाद केला ही रहता है, सेब कटने के बाद सेब ही रहता है, तो इसका मतलब है यह भौतिक परिवर्तन है। अगला, लकड़ी और कागज का जलना। तो जलने के बाद मैंने अभी आपको बताया वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, राख बन जाती है, तो इसका मतलब है वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, थोड़ा सा पढ़ते हैं उसे। इसने कहा एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। समझ लें पहले बहुत अच्छी तरह सवाल को। एक संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जब हम किसी पदार्थ को विलय को विलायक में घोलते हैं और घोलने के बाद वो पूरी तरह से घुल जाता है और घुलने की उसमें संभावना नहीं होती, तो वो संतृप्त विलयन होता है। तो एक संतृप्त विलयन है, उसमें 36 ग्राम तो सोडियम क्लोराइड है और 100 ग्राम उसमें जल है। तो सीधी सी बात समझे, जो मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, यानी विलय का द्रव्यमान 36 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद बनेगा 136। जोड़ने के बाद बन गया 136 ग्राम। हमें विलयन की सांद्रता निकालनी है। इसका फार्मूला होता है विलय का द्रव्यमान, यानी कि जो चीज हमने घोली है वो ऊपर आएगा और जो घुलने के बाद टोटल सॉल्यूशन है विलयन, उसका द्रव्यमान नीचे गुणा 100। तो ये हो गया 36 गुणा 100 बटे 136। पहले हमने 4 से काट दिया 36 और 136 को, 4 निम 36, और जब 136 को 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16। फिर 100 और 34 को हमने 2 से काट दिया। 100 को 2 से काटोगे 50 आएगा और 34 को 2 से काटोगे 17 आएगा। अब ऊपर ऊपर की गुणा कर देते हैं, 9 पंजे 45, 450 बटे 17, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 26.47% आ जाएगा। यानी विलयन की सांद्रता जो है वो 26.47% आ गया। तो इस तरह से इसके जो क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, यानी कि वैसे तो सारे ही हैं, सारे मैंने लगभग आपको करा दिए, जो बचे हुए हैं आप देखना, आपको वो इसकी थ्योरी में मिल जाएंगे, और जो थ्योरी में होने के बाद जो अलग क्वेश्चन थे वो मैंने आपको रिपीट करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है बुक के क्वेश्चन आंसर जो है वो कराऊंगा। तो तब तक के लिए इसे थोड़ा सा समझें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।